गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने यहाँ तक ख़त्म किया था। आज हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। इनको क्या कहना था और ये क्या बोले थे, इसके बारे में बात करते हैं कि according to Graham's law of diffusion, according to Graham's law of diffusion, under similar condition of temperature and pressure, if R1 and R2 are the rate of diffusion of two gases with densities D1 and D2, then it is given by a rate of diffusion of first gas divided by rate of diffusion of second gas. This is equal to under root of density of second gas by density of first gas, which is equal to under root of mass of second gas by mass of first gas। ये फॉर्मूला है। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जो R1 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D1 है। मतलब जिनका रेट जितना ज़्यादा होगा उनका डेंसिटी उतना कम होगा। कैसे? सही बात है। अगर मान लो कि एक हम दौड़े और एक हाथी दौड़े, डेफिनेटली हम अधिक स्पीड में दौड़ेंगे। मतलब जिसका मास कम हो उसका स्पीड रेट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो ये तो बात कब हो गया? जब आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों के दोनों सिमिलर हैं। अब इसमें हम दो केस बात कर रहे हैं। फर्स्ट बात कर रहे हैं एट डिफरेंट प्रेशर। मान लीजिए हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं एट डिफरेंट प्रेशर। मान लीजिए अगर हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा? ये R1 बाई R2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 अंडर रूट M2 बाई M1। ये आप कब बात करोगे? जब आपका प्रेशर डिफरेंट हो जाए तो ये केस यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर हो जाए डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हो जाए अलग अलग एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्या हो जाएगा? रेट R1
by rate R2 is equal to temperature T1 mass of M2 by temperature T2 मास M1 का अंडर रूट। तो बेटा ये तीन फार्मूला है ग्राहम्स लॉ को, जो आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बहुत सही से पढ़ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर वो ये लिखता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, तो आप पहला वाला फार्मूला यूज़ करोगे। कहता है एट डिफरेंट प्रेशर, तो दूसरा वाला एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो तीसरा कंडीशन आपको यूज़ करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। the volume occupied by a gas under normal conditions of temperature and pressure is mainly due to empty spaces present between the molecules. मतलब जो भी वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है टेम्परेचर और अगर हम प्रेशर को फिक्स रखें, तो वो जितने स्पेस दोनों के बीच में होते हैं उतना स्पेस वो ऑक्युपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्लास है, तो जितना स्पेस होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें आप रख सकते हो। उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो ग्लास से बाहर लीक करने लगेगा, गिरने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of a gas is directly proportional to its absolute temperature. मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों भाई? आपको पता है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हो तो उसमें उसका नॉर्मल एनर्जी है, लेकिन जैसे उसको हीट करोगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स, जो भी वो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेंगे। जब वो एनर्जी गेन करेंगे तो उनमें स्टार्ट हो जाएगा क्या, वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और मूवमेंट मतलब फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट का कि मोस्ट
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो अल्फ़ा होता है increases with an increase in temperature, increases with an increase in temperature, but the fraction of molecules possessing this velocity decreases with increase in temperature, decreases with increase in temperature. यहाँ ये क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो अब जो मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन किया अब उनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ना होके क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी। इसीलिए हमने लास्ट में क्या लिखा है कि दिस वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, इफ़ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन काइनेटिक गैस इक्वेशन, if we are going to focus on kinetic gas equation, तो क्या हो जाता है ये PV is equal to 1/3 mNu स्क्वायर। फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जहाँ सबको पता है P हो गया प्रेशर, B V हो गया वॉल्यूम, जो छोटू आप m लिख रहे हो ये क्या हो गया, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, छोटू m। छोटू n क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, छोटू n। और छोटू u क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या हो जाएगा ये, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, छोटू u। छोटू m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, छोटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, छोटू u रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब अगर हम हर स्पीड्स की बात करते हैं बेटा, तो क्या होता है कि जो आपका ये होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो होता है हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, इसका क्या होता है फार्मूला, 2√2RT/m। क्या होता है, √2RT/m। दूसरा अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, दूसरा अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी v, ये कितना होता है, ये होता है 8RT/m। ये क्या होता है, 8RT/m। दिस इज़ माई सेकेंड स्पीड। और जो थर्ड स्पीड जो हमें पढ़ना है
वो होता है RMS। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। तो जो हमारा RMS स्पीड है, RMS वेलोसिटी है, वो क्या होता है? वो हो जाता है 3RT/m। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको लिखता हूँ प्रेशर के फॉर्म में, तो आपको पता है कि PV बराबर nRT होता है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लें तो मेरा PV बराबर RT हो जाएगा। तो इसको ये भी लिख दें हम 2PV/m, 2PV/m। इसको क्या लिख देंगे? 8PV/m। और ये क्या हो जाएगा? 3PV/m। आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगर मान लो कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि नहीं सर आप इसको लिखो डेंसिटी में, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। यानी मास बाय, अगर इसको हम चाहे कि लिखे डेंसिटी में तो क्या हो जाएगा? 2P/डेंसिटी, मतलब मास बाय वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? 8P/πd। ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? 3P/d। ये क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब आपको बेटा ये 3 तरह का फार्मूला दिया गया है। RT में दिया गया है, प्रेशर में दिया गया, डेंसिटी में। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए है JEE नीट का, कभी कभी वो रेशियो पूछते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज़ टू एवरेज वेलोसिटी इज़ टू रूट मीन स्क्वायर के भैया रेशियो क्या होगा? तो क्या होता है? 1:1.28:1.224। क्लियर है? ये आप लोग से कभी कभी वो रेशियो पूछते हैं, कभी कभी वो उल्टा भी कर देते हैं कि RMS इज़ टू एवरेज स्पीड इज़ टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी। क्या होता है? 1:0.921:0.861। ये तो बेटा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पहला रहेगा उसका वैल्यू हमेशा 1 करना है और रेस्ट को उसी से डिवाइड कर कर रेशियो निकालना है। अब आपको पता है कि जब स्पीड होता है तो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ ए फंक्शन ऑफ मोशन, और बॉडी में मोशन है तो कुछ ना कुछ स्पीड है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू kT। क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू kT, जहाँ पर हम k को क्या बोलते हैं? जहाँ पर हम k को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं? जहाँ पर हम k को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। What we say k? We say k as Boltzmann's constant. और बेटा जो इसका वैल्यू होता है वो समथिंग होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इतना जूल पर केल्विन, ये क्या हो गया? दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अब तो जो हम बात किए थे वो हमारा आइडियल गैस के बारे में हम बात कर रहे थे। अब अगला बात करना है कि अगर हमारा रियल गैस है तब हम क्या बोल सकते हैं। अब देखिए क्या हो, जैसे आप लिखते हो कि PV इज इक्वल टू nRT, अगर ये पूरा का पूरा बराबर है तो इसको हम आइडियल गैस बोल सकते हैं कि दिस इज़ माय आइडियल गैस। कब? जब हमारा PV बराबर nRT हो। लेकिन जब हमारा PV इज़ नॉट इक्वल टू nRT, जब PV हमारा nRT के बराबर नहीं है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे बेटा ये हमारा रियल गैस है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि Z इज़ इक्वल टू PV बाई nRT। हम Z बराबर लिख दिए PV बाई nRT और इसको हम दो कंडीशन में डिवाइड कर दिए। हमने दो कंडीशन में, एक हम कर दिया जब Z बराबर 1 है और एक हम कर दिए जब Z इज़ नॉट इक्वल टू 1। जब Z बराबर 1 है तो ये हो जाएगा PV इज़ इक्वल टू nRT, जब Z 1 के बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा PV इज़ नॉट इक्वल टू nRT। तो इससे आपने क्या देखा कि जब Z 1 है तो ये वाला हमारा Z बराबर 1 इज़ द केस ऑफ आइडियल गैस। जब Z 1 है तो दिस इज़ द केस ऑफ आइडियल गैस, और जब Z 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1, तो दिस इज़ द केस ऑफ रियल गैस। दिस इज़ द केस ऑफ रियल गैस। अब आप बोलोगे सर एक्चुअली Z है क्या? व्हाट इज़ Z? तो Z को हम एक्चुअली बोलते हैं बेटा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z को हम क्या बोलते हैं? Z को हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसका फार्मूला क्या होता है? Z इज इक्वल टू PV बाई nRT, और Z को हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा रियल गैस के बारे में थोड़ा और रिसर्च करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अगर हम रियल गैस के बारे में बात करते हैं तो हमने क्या देखा कि हमारा जो Z है वो नॉट इक्वल टू 1 है। जब 1 के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, चाहे वो 1 से बड़ा हो जाए या वो 1 से छोटा हो जाए। यही दो केस है, आइदर इट विल बिकम ग्रेटर देन 1 और इट विल बिकम लेस देन 1। जब ये 1 से बड़ा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जब 1 से बड़ा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जब ये 1 से छोटा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। जब ये 1 से छोटा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है ये वाला? तो ये हमारा एक्चुअली हो गया रियल गैस के बारे में। रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, कब उसको हम बोलेंगे, जेड का किस वैल्यू पर आइडियल बोलेंगे, जेड का किस वैल्यू पर इसको रियल बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे इसकी और भी यूज़ धीरे धीरे आगे और यूज़ आएगा। अगला अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या लिखा है कि इफ Z is less than 1 a gas shows negative deviation, that is
it is more compressible that is it is more compressible than expected. It is more compressible than expected from ideal behavior. Expected from ideal behavior. For most gases, Z is less than 1 at low pressure, which increases with pressure and becomes greater than 1 and becomes greater than 1। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि फॉर हाइड्रोजन H2 एंड हीलियम Z is always greater than 1। Z is always greater than 1। क्या इसका रीज़न है? It is because of their small size। It is because of their small size which makes intermolecular force of attraction negligible। अट्रैक्शन नेग्लिजिबल वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपको हाइड्रोजन एंड हीलियम है इसमें Z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज विच मेक्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमारा गैस रियल से आइडियल में आने लगता है, तब क्वेश्चन है कि उस गैस को क्या बोलते हैं? तो उस गैस को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। व्हाट आई एम सेइंग कि as temperature increases deviation from ideal behavior decreases। The temperature at which a real gas behaves
like an ideal gas. The temperature at which a real gas behaves like an ideal gas is called Boyle's temperature. Is called Boyle's temperature. The temperature जिस पर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस को क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर, जिसका सिंबल हम लिखते हैं TB और इट इज़ गिवन बाय A/RB। इसी को क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रियल गैस आइडियल में कन्वर्ट होते जाएगा और उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम? बॉयल्स टेम्परेचर। अब जिस तरह हम PV बराबर nRT लिखे थे आइडियल गैस के लिए, वैसे ही PV नॉट इक्वल टू nRT फॉर रियल गैस। तो एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल इक्वेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू